नमस्कार, आज है 10 नवंबर, दिन गुरुवार और वक्त हो गया है ज़ी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी हैं आज की हेडलाइंस। T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 10 विकेट से जीता इंग्लैंड। 169 रनों के लक्ष्य को 16 ओवर्स में ही किया हासिल। सेमीफाइनल्स में भारतीय गेंदबाजों का फ्लॉप शो। थम गया हिमाचल में चुनाव प्रचार का शोर। आखिरी दौर में सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत। 12 नवंबर को 68 सीटों के लिए होगी वोटिंग। ऑनलाइन विज्ञापनों के डार्क पैटर्न पर आज की सख्त जारी किया नियमों का मसौदा। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। क्या होते हैं डार्क पैटर्न्स एड और कैसे आपको ये लगाते हैं चूना। दिन के निचले स्तर पर फिसला बाजार। निफ्टी 40 अंकों से ज्यादा गिरकर 18,200 के नीचे बंद। सेंसेक्स करीब 150 अंक फिसला। इंसॉल्वेंसी में जाने वाली लिस्टेड कंपनियों के शेयर होल्डर्स के हित में सेबी का प्रस्ताव। आम निवेशकों को 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग लेने का मौका मिले। केन्स टेक्नोलॉजी का आईपीओ पहले दिन 23% भरा। प्राइस बैंड 559 से 587 रुपए प्रति शेयर। और दूसरे दिन 5 स्टार बिजनेस का आईपीओ 32%। तो आकिन केमिकल करीब 1.5 गुना भरा। अनिल सिंघवी ने 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस में लंबी अवधि तो आकिन केमिकल में जोखिम उठाने वाले निवेशकों को पैसे लगाने की दी सलाह। और आइए अब शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरी। आप किसी फूड डिलीवरी ऐप पर जाते हैं, आपको मनपसंद खाना सिर्फ 100 रुपए में दिखता है, लेकिन जैसे ही आप चेकआउट करते हो या फिर उसको फाइनल पैसे देने जब आप जाते हैं तो दाम बढ़कर 2 गुने से भी ज्यादा हो जाता है। कभी कभी 100 का 200 या उससे भी ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें टैक्स, डिलीवरी चार्जेस, टिप्स और दूसरी बहुत सारी चीजें जोड़ दी जाती हैं और जो चीज आपको लगनी थी सिर्फ 100 रुपए की, वो आखिर में 200 या शायद 250 की भी मिलने लग जाए। यह ऑनलाइन की दुनिया में विज्ञापनों के डार्क पैटर्न का एक नमूना है। इसी तरह से कई बार आपको एक पॉपअप आता होगा, आप उसको क्लोज करने के लिए जाते होंगे, लेकिन जब आप क्लोज के बटन पर क्लिक करते हैं तो पता चला कि लिंक ओपन हो गया। यह है डार्क पैटर्न की दुनिया। इसी तरह से जब आप टिकट्स बुक कराते हैं तो आपको पॉपअप आता होगा कि आखिरी 2 टिकट्स बची हुई हैं, जल्दी ले लीजिए, फटाफट ले लीजिए वरना खत्म हो जाएंगी। और जब आप उन पर जाते हैं तो पता चलता है कि अभी तो बहुत सारी सीट्स खाली पड़ी हुई हैं। ये सिर्फ आपको एक भ्रम जाल में फंसाने का तरीका था। यही है डार्क पैटर्न्स की दुनिया। एड के इस डार्क पैटर्न को आस्की यानी कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने मिसलीडिंग एड की श्रेणी में रखा है और इसके लिए कोड प्रस्ताव किया है। एक प्रस्तावित जो मसौदा है उसको रखा है। कोड के प्रस्तावित नियमों को बताने से पहले आपको ये समझाते हैं कि एड्स का डार्क पैटर्न किस तरह से काम करता है। देखिए, डार्क पैटर्न कुछ नहीं, दरअसल ये आपके यूजर इंटरफेस है उससे छेड़छाड़ का एक तरीका है, एक पैटर्न है जिसे ऐसे तैयार किया जाता है कि वो आपको गैर जरूरी ऑप्शन बताकर उन्हें खरीदने के लिए मजबूर करती हैं कंपनीज। जैसे कि महंगे प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर करना, पहले दिखाए गए दाम से ज्यादा दाम वसूलना, कंज्यूमर का डेटा इकट्ठा करना और पेड रिव्यूज दिखाकर अपने प्रोडक्ट बेचना। ई कॉमर्स कंपनियां यूजर इंटरफेस और नेविगेशन सिस्टम तैयार करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती हैं, लेकिन जब यह व्यवस्था ग्राहकों को भ्रम में डालने का काम करती हैं तो ये प्रैक्टिस कानूनी दायरे से बाहर निकल जाती है। थोड़ा सा एक बारीक रेखा है इसको डिफाइन करने की। यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर हैरी ब्रिगनल ने 2010 में इसी तरह के मैनिपुलेटेड यूजर इंटरफेस को डार्क पैटर्न नाम दिया था और इस तरह के यूजर इंटरफेस पर नकल कसने के लिए अब आस्की जो है भारत का, वो अब लगातार काम कर रहा है, क्योंकि अब इस पर पूरी दुनिया में बहुत ही शिद्दत से बात हो रही है। आस्की ने डार्क पैटर्न पर एक टास्क फोर्स का गठन किया है
जिसने एडवर्टाइजिंग बॉडी को कई सुझाव भी दिए हैं। इन्हीं सुझाव के आधार पर कोड ऑफ मिसलीडिंग एड्स का मसौदा तैयार किया जा रहा है। मसौदे के मुताबिक वेबसाइट या ऐप पर फाइनल प्राइस ही दिखाया जाए जिसमें सभी तरह के चार्जेस शामिल हों। आस्की ने उन एड्स को भी मिसलीडिंग करार दिया है जिसमें ऐड में प्रोडक्ट का प्राइस कम करके दिखाया जाता है, लेकिन आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो दाम काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा वेबसाइट पर कई बार ऐड दिखाए जाते हैं, लेकिन आप उसे क्लोज करने से पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रॉस के निशान पर आप क्लिक करते हैं तो पता चला कि वो ओपन हो रहा है। तो इस तरह के लीडिंग जो 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 श्रेणी रखी गई है, इनके लिए मिसलीडिंग की श्रेणी रखी गई है। और इन सब के अलावा फॉल्स अर्जेंसी, एड को न्यूज़ की तरह दिखाना, कई दूसरे तरीकों को भी मिसलीडिंग एड्स की कैटेगरी में रखा गया है। फिलहाल आस्की ने इस कोड को आम लोगों के फीडबैक के लिए जारी किया है। आम लोग इस पर 31 दिसंबर तक अपनी राय दे सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ इन एड्स को मिसलीडिंग करार देने से समस्या खत्म हो जाएगी? इन सुझावों को रोकने के लिए इन जो तमाम जो परेशानियां उनको रोकने के लिए आस्की का और क्या एक्शन प्लान है, इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। आस्की की सीईओ और सेक्रेटरी जनरल मनीषा कपूर हमारे साथ हैं। मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो थोड़ा हमने कोशिश की आम जनता को बताने की कि ये डार्क पैटर्न क्या है, और जैसा कि आपके ड्राफ्ट में भी लिखा हुआ है कि विदेशों में काफ़ी इस पर चर्चा हो रही है, एक आम भाषा में डार्क पैटर्न कैसे समझेंगे? धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए इधर इस चर्चा में। और मैं सुन रही थी, आपने काफी अच्छी तरीके से एक्चुअली ये समझा भी दिया है दर्शकों को। जैसे आपने बताया कि एक ये जब हम एक कोई भी कंप्यूटर स्क्रीन देखते हैं जो, या मोबाइल का स्क्रीन देखते हैं जो आजकल हम काफी करते हैं, तो क्या होता है कि जो उस स्क्रीन पे काफी इंफॉर्मेशन होती है, हमारा ध्यान किस तरफ जाता है, हमारी नजर किस तरफ जाती है, ये इसको यूजर इंटरफेस या यूजर एक्सपीरियंस कहते हैं। और ये एक साइंस है कि कहाँ आपकी नजर जाएगी, उसको जैसे कोई बोल्ड करके आपको कुछ दिखाएगा या आपको कुछ बैकग्राउंड कलर अलग करके दिखाएंगे, तो उस जगह पे हमारी आंख जाती है। तो वो एक तरीका हो जाता है कि हम उस चीज से आकर्षित होते हैं और हमें लगता है कि वो एक हमारा ऑप्शन सही है। तो काफी तरीकों से ये डार्क पैटर्न्स आए हैं, और जैसा कि मैंने कहा, ये एक तरीके से हम इनको देखते हैं कि ये कैसे अगर मिसयूज हो रहे हैं, या कैसे किसी कंज्यूमर ने इस चीज को अलग तरीके से समझा है, उसका एक्चुअली इस्तेमाल कुछ और तरीके से हुआ है। तो ये जो सारे हैं, इनको हम डार्क पैटर्न्स कह सकते हैं। एब्सोल्युटली मैम। अब स्वाभाविक रूप से विक्टिम ऑफ डार्क पैटर्न्स कौन है? हमारे कंज्यूमर ही हैं, क्योंकि ये अंततोगत्वा कंज्यूमर के निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं, और बिना कंज्यूमर को ये एहसास हुए कि उसके साथ ऐसा हो गया। आपको मैम ये इंफॉर्मेशन और ये ड्राफ्ट के लिए क्यों बाध्य होना पड़ा? क्या अभी जो मौजूदा जो कंज्यूमर दायरे में हमारे जो एक्ट्स हैं, जो आप लोगों की ऑलरेडी जो गाइडलाइंस हैं, क्या वो इन पर लगाम, अभी हमारे पास वो मैकेनिज्म नहीं है कि हम इनको अभी थोड़ा लगाम लगा पाएं इन पर? नहीं, बिल्कुल मैकेनिज्म है। अगर आप देखें तो लॉ में भी और आस्की के कोड में भी जो मिसलीडिंग एड्स है, इनके ऊपर काफी डिटेल्ड गाइडलाइंस ऑलरेडी मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर मतलब आज की तारीख में अगर हमारे पास ऐसी कोई शिकायत आती है या हम इस चीज को नोटिस कर सकते हैं, तो कि हम एक्शन नहीं ले सकते, हम एक्शन ले सकते हैं। लेकिन गाइडलाइन को क्लैरिफाई करने से क्या होता है कि कंज्यूमर्स को भी पता चलता है कि अच्छा, ये भी चीज अगर हम भी देखें तो हम इस चीज पे कंप्लेन कर सकते हैं। या जैसे एस्की है, तो हम भी इस जो अपनी जूरी है उसको एक क्लैरिफाई कर सकते हैं हम कि किस चीज को हम मिसलीडिंग मानते हैं। तो जैसे जैसे इन पैटर्न्स की या कोई भी मिसलीडिंग एड्स की हम एक तादाद बढ़ते हुए देखते हैं, तो उस पे एक क्लैरिफिकेटरी गाइडलाइंस जब आ जाती हैं, तो कंज्यूमर्स के लिए, एस्की जैसी बॉडीज के लिए और इंडस्ट्री के लिए भी ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म बन जाता है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। तो उस हिसाब से जो गाइडलाइंस हैं ये काफी काम में आती हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, ऐसा नहीं है कि अगर ये गाइडलाइंस ना हो तो फिर भी हम इन चीजों को हम आगे लेके जा सकते हैं। बट मैम देखिए, अभी ये जो डार्क पैटर्न्स हैं, या जिसको कहा जाता है कि अभी तो एक नया कल्चर चला है डीप फेक, जिसमें पता ही नहीं है कि वो एग्जैक्टली आपके साथ हो क्या रहा है। इसी तरह से शायद ये भी डीप एंड डार्क पैटर्न की भी परिभाषा है।
लेकिन कई बार क्या होता है मैम कि जैसे अगर मैं किसी फूड डिलीवरी ऐप पे हूँ, मैंने देखा कि वहाँ पर एक डिश जो है वो 100 रुपीज़ की है, जिसका हमने एग्जाम्पल भी दिया, लेकिन जब मैं फाइनल पेमेंट करने जाऊँगा तो वो 170, 180 या 200 रुपये की हो जाएगी मुझे। लेकिन मैं जब उस पर क्लिक करता हूं और मुझे ब्यौरा दिया जाता है तो मैं कन्विंस हो जाता हूं, मुझे लगता है कि हाँ बात तो सही कह रहे हैं ये, क्योंकि इसमें तो जीएसटी जुड़ा हुआ है, इसमें जो फूड डिलीवरी जो पार्टनर है उसका पैसा जुड़ा हुआ है, प्लस जो इनके दूसरे चार्जेस हैं वो जुड़े हुए हैं, सब कुछ जेन्युइन लगता है। तो मैं खुद ही ये सोचता हूं कि शायद मेरा इस पर ऑब्जेक्शन करना बनता नहीं है, लेकिन वही बात है कि मैंने देखा तो 100 रुपए में था, देना मुझे 200 रुपए पड़ रहा है, तो बड़ी थिन लाइन है। कंपनीज भी शायद ये सोचती हैं कि हमने जो भी किया है वो अपने दायरे में ही किया है, तो फिर कैसे गाइडलाइंस इंप्लीमेंट होंगी, या वो भ्रामक विज्ञापन या भ्रामक जानकारी के रूप में कैसे हम साबित कर पाएंगे मैम? नहीं, जो आप कह रहे हो वो बात भी सही है, और हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप प्राइस हाई रखो या लो रखो। हम यही कह रहे हैं कि आप प्राइस का सही तरीके से और सही वक्त पे आप डिस्क्लोजर कीजिए। एक कंज्यूमर जो भी है, कंज्यूमर अपना डिसीजन लेने में सक्षम तब होगा जब उसको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, और फिर वो कंज्यूमर उस चीज को चाहे वो 200 रुपए में लेने के लिए तैयार हो तो उसमें हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। पर एक कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन करेक्ट दी जाए और वक्त पे दी जाए कि मैं क्या चीज ले रहा हूँ या क्या चीज नहीं ले रही हूँ। तो जैसे कि हो जाता है, आप एक बात समझिए, अगर समझो दो चीजें थी, अच्छा ठीक है, उसने कोई चीज 100 रुपए की थी और एक चीज 150 रुपए की थी। अगर समझो जो ये एक्स्ट्रा चार्जेस हैं ये अलग अलग लगते दोनों चीजों पे, और बाद में ये 100 रुपए की चीज 200 रुपए की हो जाती, पर शायद ये 150 वाली चीज शायद 175 की हो जाती एंड में, तो आप एक प्राइस कंपैरिजन करने की जो अपॉर्चुनिटी है कंज्यूमर की, उसको आप सप्रेस कर रहे हैं। तो प्राइस कंपैरिजन कंज्यूमर कर सके और कंज्यूमर बेसिकली इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके, फिर वो चाहे डिसीजन जो भी ले उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो एक टाइम से कंज्यूमर को, क्योंकि प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिसीजन मेकिंग में, तो टाइम से कंज्यूमर को आप बता दीजिए, चाहे आप जहां पे प्राइसेस लिख रहे हैं आप वहां पे डिक्लेयर कर दीजिए कि दिस इज नॉट द फाइनल प्राइस, फर्दर taxes may be applied, or your approximate final price may be this। तो एक तरीके से हम कंज्यूमर को कैसे ज्यादा जानकारी दे सकें ताकि कंज्यूमर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके, ये हमारा एक प्रयास है। बिल्कुल मैम, क्योंकि आपको जाना है मैम, आखिरी सवाल मेरा, अभी ये ड्राफ्ट जारी हुआ है, आगे की प्रक्रिया क्या होगी? क्या कोई गाइडलाइन आएगी, नियम आएंगे, कब तक आ पाएंगे? तो हमने 31 दिसंबर तक वक्त दिया है कि कोई भी मेंबर ऑफ द पब्लिक या इंडस्ट्री बॉडीज या इंडस्ट्री या कोई भी दूसरे स्टेक होल्डर्स हों जो कंज्यूमर बॉडीज हैं, इस इशू को ज़रा समझ के हमें और फीडबैक दे सकें इस चीज़ पे कि इन्होंने शायद कुछ और नोटिस किया हो, या जैसे हमने गाइडलाइन प्रपोज की है उसमें अगर कोई बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो ये फीडबैक एक बार हम चेक करेंगे, और फीडबैक के ऊपर भी थोड़ा सा निर्भर करता है कि उसको कितना टाइम हमें लगे उसको सॉर्ट आउट करने में और उसको डिबेट करने में। पर ये मैं कह सकती हूँ कि अर्ली नेक्स्ट ईयर हमें इस वक्त तो लग रहा है कि शायद ये गाइडलाइंस किसी को फाइनल हो पाएंगी। एब्सोल्युटली, और बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, कम से कम आपने डार्क पैटर्न जैसी एक चीज़ पब्लिक डिस्कोर्स में आप लोग लेके आए। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ठोस गाइडलाइंस बहुत जल्द हमारे सामने होंगी। ऑफ कोर्स आप लोगों का जो उसमें रिसर्च होगा, जो आपस में आप लोगों का विचार विमर्श होगा, उसको समय देना तो बहुत ज़रूरी भी होगा। थैंक यू सो मच मैम, आपने वक्त निकाला और इस मुद्दे पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच हो रहे G20 समिट में इस बार पुतिन शामिल नहीं होंगे। इंडोनेशिया के बाली में 15-16 नवंबर को G20 समिट होना है, जहां ज्यादातर मेंबर देशों के प्रतिनिधि बाली पहुंच रहे हैं, तो वहीं रूस यहां नहीं आ रहा। जानकारी के मुताबिक रूस की तरफ से विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव वर्चुअली शामिल होंगे, यानी कि फिजिकली शायद नेता वहां मौजूद ना हो, लेकिन शामिल जरूर होंगे G20 में, ये कम से कम जानकारी मिल रही है। जानकारी के मुताबिक रूस की तरफ से विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव जो है, जैसा हमने आपको बताया कि वर्चुअली शामिल हो सकते हैं। हालांकि इंडोनेशिया के में जो रूसी एम्बेसी के चीफ ऑफ प्रोटोकॉल हैं मिस्टर यूलिया, उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश ये है कि पुतिन भी वर्चुअली शामिल हो सके।
अब पुतिन के बाली जाकर G20 में शामिल नहीं होने का फैसला ऐसे समय में आया है जब रूसी सेना यूक्रेन के साथ जंग में पिछड़ रही है। ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि पुतिन पश्चिमी देशों की निंदा से बचने के लिए बाली नहीं आ रहे हैं। दरअसल G20 में अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों के नेता शामिल होंगे। ये देश शुरुआत से ही जंग के विरोध में रहे हैं, लेकिन 9 महीने बाद भी जंग जारी है। G20 पहला मौका होता जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पुतिन आमने सामने होते दूसरे वर्ल्ड लीडर्स के साथ। संभावना यह भी जताई जा रही है कि G20 समिट में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा होगी। ऐसे में पुतिन नहीं चाहेंगे कि वो इस चर्चा का हिस्सा बने। दरअसल पुतिन ये जानते हैं कि G20 में शामिल हो रहे ज्यादातर देश रूस की जंग के खिलाफ हैं। ऐसे में युद्ध के नाम पर उन्हें पश्चिमी देशों से खरी खोटी सुनने को मिल सकती थी। एक ऑकवर्ड सिचुएशन शायद उनके सामने होती। एक तरफ जहां पुतिन G20 से दूरी बना रहे हैं, वहीं युद्ध में भी वो हाथ पीछे खींचते नजर आ रहे हैं। 9 नवंबर को पुतिन ने यूक्रेन के खेरसॉन से अपनी सेना को वापस बुलाया है, ऐसी खबरें हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। 5 दिन पहले जंग के बाद की सबसे खतरनाक कार्रवाई करते हुए यहां कर्फ्यू लगा दिया गया है। पूर्व राजनयिक सुरेश गोयल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जाने माने जानकार भी हैं। गोयल सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, पुतिन G20 में नहीं जा रहे हैं, आपके लिए ये एक ऑब्वियसली एक छोटा सा न्यूज की खबर है, एक छोटी सी खबर है, या ये एक हेडलाइन है? देखिए, ये एक हेडलाइन के रूप में इसको मैं देखूंगा, क्योंकि G20 जो एक छोटा सा ग्रुप है देशों का, 75% या 80% वर्ल्ड इकोनॉमी का, मेजर पॉपुलेशन 80% पॉपुलेशन, तो उसमें कोई भी देश जो G20 का मेंबर है, जब वो भाग लेने से इनकार करता है, वो एक ही मेजर न्यूज है ये, कि कोई वजह रही है कि जिसके लिए वो पुतिन लेवरोव भी वो कह रहे हैं कि वर्चुअल तौर पर भाग लेंगे। तो ये एक मेजर न्यूज है, ये एक खाली छोटी सी ऑब्वियसली चीज नहीं है। और जैसा कि इससे पहले आपके रिपोर्टर बता रहे थे, इसमें काफी सारे एंगल्स हैं। जैसा कि रूस को खरी खोटी सुननी पड़ सकती है, प्रेशर में रहेगा, ऑकवर्ड सिचुएशन। लेकिन सबसे बड़ी चीज मैं समझता हूं ये है कि जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध में अभी तक ये कुछ क्लियर नहीं है कि कहां जाएगा, किस तरफ जाएगा, रशिया को अपने ऑब्जेक्टिव मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और रूस के ऊपर जो प्रेशर रहेगा युद्ध को खत्म करने का, मेरे ख्याल है रूस अभी वो दबाव नहीं चाहता है। जी, एब्सोल्युटली। बट सर, क्या रूस का ये फैसला सही है? एक हेड ऑफ द स्टेट होने के नाते वो स्वाभाविक रूप से एम्बैरेसमेंट तो नहीं चाहेंगे, लेकिन एक मौका भी तो होता है। इससे पहले वो वर्ल्ड लीडर्स के साथ कई मर्तबा मिले भी हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी समेत कई लोगों से भी मिले हैं। लेकिन ये इस तरह का मौका होता है जब आप अपनी बात, अपने लॉजिक्स, जिन लॉजिक्स के बलबूते आपने ये युद्ध शुरू किया, उनको भी तो रखने का मौका मिलता है। तो क्या पुतिन सही कर रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल है जो सिचुएशन अभी है यूरोप में, यूक्रेन में, रशिया और यूक्रेन के बीच, या मैं कहूंगा रशिया और यूएस के बीच, इसमें लॉजिक की बात अब नहीं है। लॉजिक तो यूएस भी जानता है कि रशिया क्यों कर रहा है, रशिया भी जानता है कि यूक्रेन को कहां से मदद मिल रही है। तो बात लॉजिक की नहीं है, बात यहाँ पर यह है कि कौन अपनी पोजीशन पर अभी खड़ा रह सकता है और अपने हिम्मत पर खड़ा रह सकता है। तो मेरे ख्याल है उसकी तरफ से रशिया अभी एक कमजोर और दबाव वाली स्थिति में है, तो वो इस सिचुएशन को फेस करना नहीं चाहेगा। बिल्कुल। अच्छा सर, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन है बड़ा दिलचस्प। अगर पुतिन इस पूरी जंग में लीड कर रहे होते, पूरी तरह से डोमिनेंट पोजीशन में होते, तो उस स्थिति में आते क्या? अभी आज ऐसा कहा जा रहा है कि अब पिछड़ भी गए हैं, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी सुनना नहीं चाहते, जवाब भी देना नहीं चाहते, तो छोड़ो हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर वो पोजीशन लीड कर रहे होते तो क्या आते वो अपना दमखम दिखाने? अगर पुतिन सिचुएशन को लीड कर रहे होते तो मेरे है यहां तक आने की नौबत ही नहीं आती। अभी तक ये बात कभी की खत्म हो चुकी होती। आप ये देखिए कि ये वॉर, ये लड़ाई फरवरी में शुरू हुई थी, तकरीबन 9 महीने हो गए हैं। इतनी लंबी जंग काफी कम होती है, और तभी होती है अगर कोई एक साइड कमजोर पोजीशन में हो। तो अगर रशिया जीत रहा होता तो यहां तक बात नहीं आती।
एब्सोल्युटली, बात भी आपने सही कही। जी। अगर डोमिनेंट पोजीशन में होते तो अब तक तो युद्ध कब का खत्म ही हो जाता, स्वाभाविक रूप से। अच्छा, अभी का मैं आखिरी सवाल पूछूंगा। अभी चलिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों को तो नजरअंदाज चलिए पुतिन करें, उसका एक ऑल्टरनेटिव वो निकालेंगे, वर्चुअली उनके फॉरेन मिनिस्टर जुड़े न जुड़े, कैसे भी जुड़े, वो अपना इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन इंटरनली पुतिन की पोजीशन इस वक्त क्या है? इंटरनली आपका मतलब रशिया में? रशिया में सर, यस सर। जी। बहुत मुश्किल है कहना ये। पुतिन एक बड़े स्ट्रांग लीडर हैं। अभी तक वो अपना जो एक वर्चस्व बनाए हुए हैं ये, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं रशिया के लोगों में काफी डिससेटिस्फेक्शन भी है, प्रोटेस्ट भी हुए हैं, लोग बाग सड़क पर निकलकर सामने भी आए हैं। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि पुतिन अपनी ये पोजीशन कब तक बनाए रखेंगे। लेकिन जो अभी का जो देख रहा हूं उसमें मेरा ख्याल है अभी पुतिन को चैलेंज करने वाला वहां पर कोई नहीं है। तो पुतिन को अपनी पोजीशन बनाए रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। और वाकई में G20 में पुतिन तो शिरकत नहीं कर रहे हैं फिजिकली, लेकिन अभी कुछ खबरें ये भी हैं, दावे तो किए जा रहे हैं कम से कम रशियन साइड से कि क्या पता पुतिन वर्चुअली जुड़ जाए, जिसकी संभावनाएं मुझे कम से कम नहीं लग रही हैं। बट स्वाभाविक रूप से आप इंटरनेशनल बिरादरी को नज़रअंदाज तो कर सकते हैं, लेकिन जो वस्तु स्थिति है अभी पुतिन के लिए वो ठीक नहीं है, थोड़ा सा कमजोरी की अवस्था में दिखाई दे रहे हैं पुतिन। आगे क्या होगा ये वक्त ही बताएगा, इसका आगे का विश्लेषण भी करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गोयल सर आपका वक्त निकालने के लिए। तो एक तरफ रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के चलते उथल पुथल मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी युद्ध की तैयारी करते नजर आ रहे, कम से कम राग तो अलापना शुरू कर दिया उन्होंने। चीन की न्यूज एजेंसी के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि देश की सुरक्षा अस्थिर होती जा रही है और आने वाले वक्त में बहुत ही अनिश्चित फैसले लेने पड़ सकते हैं। ऐसे में चीन युद्ध की तैयारी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। शी जिनपिंग ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। जिनपिंग ने कहा कि चीन में मिलिट्री ट्रेनिंग को मजबूत किया जाएगा ताकि देश किसी भी युद्ध के लिए तैयार रहे। साथ ही सेना को यह आदेश दिया गया है कि वो अपनी पूरी ऊर्जा युद्ध लड़ने और जीतने में लगाएं। देश में ऐसी धारणा बन गई है कि अच्छी एजुकेशन के लिए काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा को कारोबार बनाने पर सख्त रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार के मेडिकल फीस 7 गुना बढ़ाने पर यह बात कही। इस पर सवाल जरूर उठते रहे हैं कि क्या वाकई प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बिजनेस का अड्डा बन चुके हैं? क्या वक्त आ गया है कि निजी संस्थाओं में पढ़ाई के साथ जो फीस है उसको भी सख्ती से रेगुलेट किया जाए? देखिए रिपोर्ट। शिक्षा को कारोबार बनाने वाले संस्थान सावधान हो जाएं। अब महंगी फीस को लेकर इनकी नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा को कारोबार बनाने वाले एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। कोर्ट ने साफ किया है कि स्कूल, कॉलेज प्रॉफिटेबल बिजनेस का अड्डा नहीं हो सकते। ट्यूशन फीस ऐसी होनी चाहिए जो आम आदमी के लिए अफोर्डेबल हो। सुप्रीम कोर्ट का यह सख्त बयान उन शिक्षण संस्थानों के लिए सबक है जो पढ़ाई को मोटी कमाई का जरिया बनाकर स्कूल कॉलेजेस चला रहे हैं। सबसे पहले समझना होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें क्यों कही। दरअसल आंध्र प्रदेश सरकार ने सितंबर 2017 को अपने सरकारी आदेश में एमबीबीएस के छात्रों की ट्यूशन फीस में बढ़ोतरी की थी। फीस की यह बढ़ोतरी कोई मामूली नहीं बल्कि 7 गुना ज्यादा थी। मामला हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार की फीस बढ़ोतरी के फैसले को पलट दिया। इसके बाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन एपेक्स कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए साफ किया कि हाईकोर्ट ने सरकारी आदेश को रद्द करने में कोई गलती नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फीस को 7 गुना बढ़ाकर 24 लाख रुपए सालाना करना बिल्कुल नाजायज है। शिक्षा लाभ कमाने का धंधा नहीं है। ट्यूशन फीस हमेशा सस्ती होनी चाहिए। देश में एमबीबीएस की करीब 91,000 सीटों में से सिर्फ आधी सीटों का खर्च आम आदमी उठा सकता है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सालाना एवरेज खर्च 1 लाख से 3 लाख के करीब बैठता है, जबकि प्राइवेट कॉलेज से मेडिकल पढ़ाई का सालाना खर्च 12 से 16 लाख रुपए बैठता है। यही वजह है कि महंगी मेडिकल पढ़ाई के चलते भारतीय छात्र यूक्रेन के साथ साथ उन देशों में पढ़ाई करने चले जाते हैं जहां महज 20 से 35 लाख रुपए तक की मेडिकल की पढ़ाई हो जाती है। अब बात करें निजी इंजीनियरिंग कॉलेजेस और निजी यूनिवर्सिटीज की, तो इनका फीस स्ट्रक्चर भी बहुत महंगा होता है। इन संस्थानों में एक सेमेस्टर या सालाना फीस 1 लाख से 3 लाख रुपए के बीच में है।
6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा फंडामेंटल राइट्स में आती है, लेकिन सरकार को हायर एजुकेशन के लिए भी अब नीति निर्धारण करना होगा ताकि शिक्षा के क्षेत्र में भारत न केवल एक बड़ा हब बन सके बल्कि अफोर्डेबल एजुकेशन से भारत को विश्व गुरु बनने की राह में और आगे बढ़ाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूएस में टेक कंपनियों ने काफी बड़े लेवल पर छटनी शुरू कर दी है। ट्विटर और मेटा भी बड़े स्तर पर लोगों को निकाल रहा है। यूएस में जारी ये छटनी कैसे भारत के लिए गुड न्यूज है, देखिए इस रिपोर्ट में। यूएस में इन दिनों टेक सेक्टर में बड़ी छंटनियां हो रही हैं। ट्विटर और मेटा का नाम आ चुका है, मगर खबर है कि और भी कई बड़ी कंपनियां लोगों को निकाल सकती हैं। आईटी के जानकारों की माने तो यूएस में टेकीज का ले ऑफ भारतीय टेक टैलेंट के लिए अच्छी खबर लेकर आ सकता है। कई यूएस कंपनीज अपने आईटी प्रोजेक्ट्स का ऑपरेशन भारत में शिफ्ट कर सकती हैं, खास करके इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। इससे यूएस बेस्ड कंपनीज की कॉस्ट कटिंग होगी तो भारत में टेक सेक्टर में नए बिजनेस और नौकरियों के मौके आ सकते हैं। जब भी यूएस में रिसेशन आता है, कंपनियों को कॉस्ट प्रेशर होगा, वो विकल्प ढूंढेंगे कि किस तरीके से अपने कॉस्ट को कम किया जाए, और उसमें से एक तरीका ये भी है कि आप अपनी टैलेंट कॉस्ट को कम करिए। और जब भी कंपनी टैलेंट कॉस्ट को कम करने के बारे में सोचेगी, आई थिंक हिंदुस्तान एक ऐसी लोकेशन है जो काफ़ी उनको अट्रैक्टिव लगेगी। काफ़ी कंपनियां जिस काम के लिए उनको तकरीबन से $100 देना पड़ेगा यूएस जैसी लोकेशन में, हिंदुस्तान में वो काम उनको $50 में भी मिल जाता है। यूएस में जहां गूगल और अमेज़न ने नई हायरिंग्स पर फ्रीज लगा दिया है, तो ट्विटर और मेटा में बड़ी छंटनियां हुई हैं। लिफ्ट, स्ट्राइप जैसी कंपनियों में भी बड़ी छंटनी चल रही है। नेटफ्लिक्स में लोगों की सैलरी कम करने की बातें चल रही हैं। जानकार ये भी कहते हैं कि भारत में टेक टैलेंट इस मौके का फायदा अपनी अपस्किलिंग से उठा सकता है। अगर आप देखा जाए तो और 2-3 साल में और 200 अमेरिकन कंपनियां इधर आने वाले हैं, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हिंदुस्तान बहुत कम्पिटिटिव है आईटी के लिए, और आप हिंदुस्तान को कभी इग्नोर नहीं कर सकते। ये ले ऑफ का एक सबक इन सब कंपनियों का है कि हिंदुस्तान में भारी मात्रा में अगर उन्होंने टेक्नोलॉजी टैलेंट रखेंगे तो इतना कॉस्ट बचेगा कि फिर ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत में बायजू जैसे कई टेक बेस्ड स्टार्टअप्स ने लोगों को नौकरी से निकाला, तो कई फ्रेशर बड़ी आईटी कंपनी से जॉइनिंग लेटर मिलने के 6 महीने बाद भी ऑन बोर्डिंग का इंतजार कर रहे हैं। दुनिया भर में स्लो डाउन से भारतीय टेक कंपनियों के ऑर्डर फ्लो पर भी असर दिख रहा है। ऐसे में यूएस कंपनियां कॉस्ट कटिंग के लिए भारत की ओर रुख कर सकती हैं, और ये आईटी प्रोफेशनल्स के लिए थोड़ी राहत लेकर आ सकता है। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। और अब कुछ सियासी खबरों का रुख कर लेते हैं। देखिए, बीजेपी ने गुजरात चुनाव के लिए 160 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन गुजरात में 27 साल की सत्ता को बरकरार रखने के लिए बीजेपी एक्स फैक्टर पर फोकस कर रही है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार चुनते हुए उन सभी पहलुओं पर ध्यान देने की कोशिश की है जिससे उनकी जीत का संकल्प पूरा हो सके। क्या है वो एक्स फैक्टर्स, देखिए। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। गुजरात में 27 साल से जारी विजय रथ को अजेय बनाने के लिए बीजेपी दिन रात काम कर रही है, और इसकी छाप गुजरात बीजेपी की पहली लिस्ट में साफ दिखी। न सिर्फ समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, बल्कि जीत के सभी समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। गुजरात विधानसभा में 182 सीटें हैं। इनमें से 160 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने 69 मौजूदा विधायकों पर फिर से भरोसा जताया है। 38 विधायकों का टिकट काट दिया गया है, जबकि 8 मंत्रियों को भी टिकट नहीं मिला है। इसके अलावा 24 अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को मौका मिला है, जबकि 13 प्रत्याशी अनुसूचित जाति से हैं। इसके अलावा 4 डॉक्टरों को टिकट दिया गया है, जबकि 4 पीएचडी लोगों को टिकट दिया गया है। नई लिस्ट में 14 नाम महिला उम्मीदवारों के हैं। यानी बीजेपी गुजराती समाज के किसी वर्ग को नाराज नहीं करना चाहती। बीजेपी को भरोसा है कि गुजरात में 1995 से जारी उनका विजय रथ इस बार भी जारी रहेगा। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते हुए लोगों की भावना का भी ख्याल रखा है। मोरबी के मसीहा नाम से चर्चा में आए पूर्व विधायक कांति अमृतिया को बीजेपी ने मोरबी से अपना उम्मीदवार बनाया है। कांति अमृतिया ने मोरबी हादसे के बाद लोगों को बचाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल दी थी। इस सीट से ब्रजेश मिर्जा का टिकट काट दिया गया है। सीएम भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद की घाटलोडिया सीट से चुनाव लड़ेंगे।
पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को विरमगाम से टिकट मिला है। वहीं रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा को जामनगर नॉर्थ सीट से टिकट दिया गया है। साल 2019 में बीजेपी में शामिल होने वाली रिवाबा पिछले कई महीनों से सियासत में काफी सक्रिय हैं। रविंद्र और रिवाबा ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की थी। गुजरात में बीजेपी का प्रचार अभियान जोरों पर है। बीजेपी के युवा नेता तेजस्वी सूर्या ने आज अहमदाबाद में जनसंपर्क अभियान चलाया। वहीं दूसरे दलों के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस विधायक भगवान बोरोड बीजेपी में शामिल हो गए। गुजरात का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए सिर्फ इसलिए अहम नहीं है कि पार्टी के लिए जीत जरूरी है। बीजेपी के लिए ये चुनाव इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये राज प्रधानमंत्री मोदी का है और गुजरात में बीजेपी का किला 27 साल पुराना है। और तो और इस बार गुजरात चुनाव में कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी सक्रिय है। यानी बीजेपी के लिए जीत सुनिश्चित करने की एक नहीं कई वजह हैं। रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खालिस्तान को लेकर पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे खालिस्तानी समर्थकों के जरिए पंजाब को अलग थलग करने की साजिश की है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI खालिस्तानी आतंकियों के साथ लाहौर में कई बैठक कर चुकी है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे खालिस्तानी समर्थकों के जरिए भारत से पंजाब को अलग करने की साजिश में लगा हुआ है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI खालिस्तानी आतंकियों के साथ पाकिस्तान के लाहौर में कई बैठक कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने दुनिया भर में मौजूद अपने दूतावासों और हाई कमीशन के जरिए खालिस्तानी समर्थकों और आतंकियों को मदद करने के साथ साथ उन्हें फंडिंग और हथियार भी मुहैया करा रही है, जिससे भारत में अशांति फैलाया जा सके। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक भारत में आतंक फैलाने को लेकर पाकिस्तान बड़ी साजिश कर रहा है। भारत में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ISI कश्मीर और खालिस्तानी आतंकियों को एक साथ मिलाकर भारत में अपनी आतंकी गतिविधियों को तेज करने को कहा है। जी मीडिया के पास मौजूद एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट में पता चला है कि खालिस्तानी संगठनों ने फर्जी ट्विटर हैंडल बनाए हैं। खालिस्तान के समर्थन वाले 1450 घोस्ट ट्विटर अकाउंट की जानकारी मिली है, जिनके फॉलोअर 0 हैं। यही नहीं, 10 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में खालिस्तान रेफरेंडम के समर्थन में 29,032 ट्वीट किए गए। जिन अकाउंट से ट्वीट किए गए उनमें से हिजाब बैन, पाकिस्तान सेना, कश्मीर से जुड़े हैशटैग वाले ट्वीट भी किए गए। जानकारी के मुताबिक खालिस्तान के समर्थन वाले ज्यादातर ट्विटर अकाउंट पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के कई रिटायर्ड अधिकारी खालिस्तान रेफरेंडम के समर्थन में अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट कर रहे हैं। खालिस्तान रेफरेंडम को सफल बनाने के लिए खालिस्तानी फेसबुक, यूट्यूब के साथ साथ मोबाइल ऐप की भी मदद दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक यूके, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन और दूतावासों के जरिए पाकिस्तान इन ग्रुप्स को मजबूत करने में लगा हुआ है। पाकिस्तान में रह रहे खालिस्तानी आतंकियों और कश्मीरी आतंकियों को प्लान K2 के तहत जोड़ा जा रहा है। जाहिर है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए खुफिया एजेंसियों को कड़ी कार्रवाई करनी होगी ताकि आतंकियों के नापाक इरादों को कुचला जा सके। जी मीडिया। नोएडा में 20 सड़क पर एक युवती के स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है। कार की बोनट पर बैठकर युवती बेहद खतरनाक स्टंट कर रही थी, लेकिन ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अब बड़ी कार्रवाई की है। नोएडा की सड़कों पर स्टंट का वीडियो, कार के बोनट पर युवती का खतरनाक स्टंट। न खुद की जान की परवाह, न सड़क पर चल रहे लोगों की। वायरल वीडियो में देखिए, कार के बोनट पर सवार एक युवती बेहद खतरनाक स्टंट कर रही है। बीच सड़क पर कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। वायरल वीडियो नोएडा के सेक्टर 113 का बताया जा रहा है, जहां बीच सड़क युवती ने स्टंट किया। वहां खड़े किसी शख्स ने युवती का वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बहरहाल वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने इस कार को जब्त कर लिया है और युवती की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। आपने जन्मदिन का धूम धड़ाका तो खूब देखा होगा, लेकिन हम जो बर्थडे पार्टी की खबर आपको दिखाने जा रहे हैं वो बेहद ही खास है, जहां एक मेमने का जन्मदिन मनाया गया। संगीत की धुन पर लोग मस्त हैं, केक कट रहा है, तस्वीरें खिंचवाई जा रही हैं। लोग बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। ये अजब गजब सेलिब्रेशन की तस्वीरें यूपी के बांदा की हैं, जहां बकरी के 2 मेमनों का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। सेलिब्रेशन के लिए केक भी मंगाया गया। फूलों की माला मंगवाई गई, किसी ने बकरी को माला पहनाई तो किसी ने बकरी को केक खिलाया। बर्थडे पार्टी में शामिल लोग इस दौरान बेहद खुश दिखाई दिए। केक कटिंग सेरेमनी के बाद परिवार वालों ने बकरी के मेमनों के साथ फोटो भी खिंचवाई। मेमने का शानदार जन्मदिन मनाने वाले राजाराम का कहना है उनके कोई बेटा बेटी नहीं है, इसलिए उन्होंने ये जन्मदिन मनाया। उसके औलाद मेरे नहीं है, मैं इसके खुशी में इनके पीछे जो है मैं अपना खुशी मना रहा हूँ। मेरे और आगे पाछे कोई नहीं है। मेमनों का मनाया गया ये अनोखा जन्मदिन आसपास के इलाकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर भी खास जन्मदिन की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात बाजार की लगातार दूसरे दिन बाजार गिरकर बंद हुए। सेंसेक्स 419 अंक गिरकर 60,613 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 128 अंकों की गिरावट के साथ 18,028 पर बंद हुआ। आज ग्लोबल बाजारों से संकेत अच्छे नहीं थे, इसके चलते बाजार लाल निशान में खुले। निफ्टी की शुरुआत ही आधे % की गिरावट के साथ हुई। दिन के दौरान ये गिरावट और गहराती नजर आई। आखिरी घंटे में कुछ खरीदारी आई, मगर फिर भी निफ्टी 128 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आज अच्छी खासी बिकवाली हुई। और मार्केट में आज सबसे ज्यादा एक्शन कहां देखने को मिला, किस तरह का एक्शन था, बता रही हैं मेरी सहयोगी नुपुर। बिल्कुल, ग्लोबल संकेत जो थे आज सुबह के वो काफ़ी कमज़ोर आते दिखे थे। उसी के अनुसार आज हमारे बाज़ार में भी बिकवाली का सिलसिला शुरू रहा। लगातार दूसरे दिन आज हमारे बाज़ार में बिकवाली चलती रही। निफ्टी करीबन 120-125 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद होता नजर आया। बैंक निफ्टी में भी आज कमज़ोरी थी। मिड कैप्स में देखें तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी यहाँ पर दिखी थी। 350 अंक गिरकर आज ये बंद होता नजर आया। और मिड कैप्स में भी देखें तो करीबन 1% की गिरावट आती दिखी थी। गेनर्स की बात करें तो लिस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प, HDFC बैंक, ONGC, कोटक महिंद्रा बैंक में आज खरीदारी का सिलसिला लगा रहा। करीबन 1 से 2-2.5% की गेंस के साथ ये सारे स्टॉक्स बंद होते नजर आए। लूजर्स की लिस्ट देखें तो रिजल्ट्स का जो नतीजे आए थे कल टाटा मोटर्स के, वो काफ़ी अनुमान से कमज़ोर आते दिखे थे। उसी के चलते आज स्टॉक पर दबाव था। करीबन 5% की गिरावट के साथ ये स्टॉक बंद होता नजर आया। बजाज फाइनेंस देखें तो 3% की गिरावट के साथ ये स्टॉक आज ट्रेड करा था। M&M में भी आज प्रेशर बना हुआ था। सेलिंग का 3% के कट के साथ ये स्टॉक भी आज ट्रेड करता हुआ नजर आया। और टाइटन के नतीजे काफ़ी बढ़िया थे, लेकिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ भी आज दिखी। स्टॉक्स इन फोकस में देखिए तो नायका में आज ब्लॉक डील हुई थी और आज स्टॉक स्प्लिट एक्स डेट भी थी। बोनस के चलते तो वहाँ एडजस्टमेंट था। उसके बाद स्टॉक में देखा करीबन 17-18% के जंप के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। लुपिन के जो नतीजे आए थे वो काफ़ी बढ़िया थे अनुमान से, तो वो स्टॉक में भी आज काफ़ी खरीदारी आती दिखी। शुरुआत में 7-8% के साथ गेंस के साथ ये स्टॉक खुला था और दिन के दौरान हमने देखा 3-4% गेन के साथ ये ट्रेड करता हुआ नजर आया। एक्सिस बैंक में जो गवर्नमेंट का स्टेक बिकने वाला है, उसी के चलते आज यहाँ पे दबाव था। 3% के कट के साथ ये स्टॉक बंद होता दिखा। और पेज इंडस्ट्रीज के जो नतीजे आए वो काफ़ी कमज़ोर थे। ऑपरेशनल लेवल पे मार्जिन्स पे काफ़ी दबाव था, काफ़ी घटकर आते दिखे मार्जिन्स, तो ये भी वहाँ पे रिएक्शन आते दिखा। ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो गेनर्स की लिस्ट में गुजरात पीपावाव पे आज 8-9% की बढ़त आती दिखी। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के कल नतीजे आए थे, लेकिन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पे आज ये स्टॉक रिएक्ट कर रहा था। करीबन 5% की बढ़त थी इस स्टॉक में। न्यू इंडिया एश्योरेंस में भी 5% की बढ़त थी और इंश्योरेंस में देखें तो 4.5%
5% से बढ़कर ये स्टॉक बंद होता दिखा। जो लूजर्स की लिस्ट है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि टीम लीज में देखें तो 12% का कट आज स्टॉक में था। औरबिंदो फार्मा में काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ आते दिखी थी। कंपनी की जो डायरेक्टर है उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और कुछ प्रोडक्ट्स को रिकॉल किया गया है, तो उसी के चलते इसमें भी 12-13% का कट आते दिखा था। क्वेस्को बाद 10% टूटकर बंद होता दिखा और दीपक नाइट्राइट के जो नतीजे आए थे वो काफ़ी कमज़ोर थे अनुमान से, तो वो स्टॉक भी आज दबाव में था। करीबन 9-10% का कट उस स्टॉक पर भी आते दिखा था। और आइए अब बात करते हैं अमेरिकी बाजार की, वहां पर किस तरह का कारोबार इस वक्त चल रहा है। तो आप देखिए टीवी स्क्रीन पर अमेरिकी बाजारों में शानदार तेजी। देखिए आप 900 से ज्यादा अंकों का उछाल आप देख रहे हैं। डाउ जोन्स में लगभग 3.25% की शानदार बढ़ोतरी के साथ डाउ जोन्स में 33,430 के स्तर पर कारोबार चल रहा है। और नैस्डैक में भी आप देखिए शानदार तेजी, 550 से ज्यादा अंकों की बढ़ोतरी के साथ 10,912 के स्तर पर नैस्डैक कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 4% से ऊपर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है S&P 3,904 के स्तर पर वहां कारोबार चल रहा है। आज महंगाई के भी वहां पर आंकड़े आए हैं और लेबर डिपार्टमेंट के मुताबिक जो अक्टूबर 2022 में अमेरिका में उपभोक्ता महंगाई दर 7.7% रही है। सितंबर में ये 8.2% थी। तो महंगाई दर जो आंकड़े आज आए हैं वो अर्थशास्त्रियों के अनुमान से कम है, तो ये भी संभवतः एक फैक्टर हो सकता है। तो जबरदस्त कारोबार इस वक्त अमेरिकी बाजारों में हो रहा है। शानदार तेजी के साथ अमेरिकी बाजार इस वक्त कारोबार करते नजर आ रहे हैं। और कल का बाजार का मूड कैसा रह सकता है, इस पर बातचीत के लिए ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप सर, बहुत बहुत स्वागत। सर, भारतीय बाजारों के लिए आपका अनुमान? बिल्कुल बेहतरीन ग्लोबल न्यूज है। यूएस में देखिए किस तरीके के आंकड़े आए और किस तरीके के तेजी है उसी तर्ज पे आ रहे। निफ्टी में जबरदस्त तेज हो रखा है, 250 पॉइंट के लगभग निफ्टी में तेजी और आज कटान भी थी। जरूर से आज थोड़ा प्रेशर था, पर अब लगता है कि माहौल जबरदस्त बना हुआ है और तेजी का। और कल बैंक की अगुवाई में मुझे लगता है कि और जिस तरीके से निफ्टी में तेजी है और बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रही है, तो मुझे लगता है कि ICICI बैंक, HDFC बैंक और ये सारे सारे लोग तेजी में हैं। तो मेरे हिसाब से कल तेजी कैसे करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सर इस तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेबी ने लिस्टेड कंपनीज के IBC में जाने पर कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। यह शेयर होल्डर के हितों की रक्षा के लिए कंसल्टेशन पेपर जारी किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी, बताइए सेबी कैसे निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए कदम उठा रहा है? फिलहाल ये विचार सेबी का क्या है? देखिए, अगर आपको याद हो तो हाल के दिनों में बहुत ऐसी लिस्टेड कंपनियां हैं जो NCLT में गई IBC प्रोसेस के तहत, और उसके बाद ये हुआ कि जो नया खरीदार था उन कंपनियों को, उसने फैसला किया कि उसे कंपनी को लिस्ट नहीं रखना है और पूरी की पूरी जो कैपिटल थी वो हो गई ज़ीरो। तो यानी जो शेयर होल्डर के शेयर की वैल्यू थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई वहाँ पर। तो अगर आपको एग्जाम्पल याद हो तो जैसे DHFL का एक केस था, इसके अलावा लक्ष्मी विलास बैंक का एक केस था। तो वो एक, हालांकि लक्ष्मी विलास बैंक का केस अलग था, लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहां पर जो शेयर की वैल्यू है निवेशक की वो ज़ीरो हो जाती है। तो उस सिचुएशन में जो शेयर होल्डर है उसको लगता है कि उसको तो कुछ मिला ही नहीं। तो सेबी का प्रस्ताव ये है कि जो नया खरीदार आएगा, ऐसी कोई कंपनी, लिस्टेड कंपनी जो इंसॉल्वेंसी में जाती है, प्रपोजल अप्रूव होता है, तो उस स्थिति में जो नया खरीदार है वो कम से कम वो जो 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग का नियम है सेबी का लिस्टेड रहने के लिए, उसमें भागीदार जो है बनाया जाए। जो कंपनी के नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर हैं उनको मौका दिया जाए कि अगर वो शेयर खरीदना चाहते हैं नई कंपनी पे तो उनको मौका मिलना चाहिए, ताकि वो अपनी जो पुरानी कंपनी थी उससे वो जुड़े रह सकें, उसके फ़ायदे ले सकें। और उसके लिए ये सुझाया गया है कि जो अलॉटमेंट होगा शेयर का वो उसी भाव पर होना चाहिए जो नया प्रमोटर आ रहा है उसको जिस भाव पर मिल रहा है उसी भाव पर जो इन्वेस्टर हैं पुराने उनको भी मिलना चाहिए। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा दो तरह जो गिनाया है सेबी ने, वो ये गिनाया है कि पहली बात तो ये कि कंपनी को लिस्टेड रहने में मदद मिलेगी, क्योंकि कम से कम 5% जो पब्लिक शेयर होल्डिंग जो लिस्टेड जो IBC के बाद कंपनियां आती हैं लिस्ट होने उनके लिए, तो अगर 5% सब्सक्रिप्शन होगा तो कम से कम कंपनी लिस्टेड रहेगी, डीलिस्ट नहीं करना पड़ेगा।
दूसरा फ़ायदा ये है कि जो नया प्रमोटर आएगा उसको जो पूंजी जुटानी पड़ेगी, तो उसके लिए अगर पहले से जो पुराने शेयर होल्डर हैं कंपनी के, वो खरीदार बनने के लिए तैयार हैं शेयर खरीदने के लिए, तो उसको पूंजी जुटाने का जो रास्ता है नए प्रमोटर का वो भी आसान हो जाएगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि इन्वेस्टर को कहीं ये नहीं लगे कि उसकी जो पूरी वैल्यू थी वो ज़ीरो हो गई और सारा फ़ायदा जो है एक तरह से नए खरीदार को ही मिला और उसको कुछ नहीं मिला, जबकि वो लंबे समय तक कंपनी में निवेशित रहा था। तो ये प्रस्ताव है सेबी का और इस पर सबके सुझाव मंगाए गए हैं और सारे सुझावों के आने के बाद इस पर जो है अंतिम नियम हम आते हुए देखेंगे। क्रिप्टो की दुनिया में एक बार फिर से हाहाकार मच गया है। बिटकॉइन $16,000 के मार्क से 2 सालों में पहली बार नीचे गया है। 1 साल पहले तक बिटकॉइन $69,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। क्रिप्टो में इतना बड़ा क्रैश आने की क्या वजह रही, बता रही है मेरी सहयोगी एकता सूरी। जी बिल्कुल दीपक, ये क्रिप्टो की दुनिया में बहुत बड़ा क्रैश है। $150 बिलियन रातों रात वाइप आउट हो गए हैं। अब इस क्रैश की सबसे बड़ी वजह यह है कि बाइनेंस, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है, वो दूसरे क्रिप्टो एक्सचेंज FTX को अक्वायर करने वाला था। लेकिन बाइनेंस को पता चला कि यूएस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की नज़र FTX पर है, क्योंकि उन्होंने लोगों के फंड्स का गलत इस्तेमाल किया। FTX जो कि 1 साल पहले तक $32 बिलियन के आसपास अपनी कंपनी को इवैल्यूएट कर रहा था, आज उसके पास $8 बिलियन नहीं है लोगों की विड्रॉल रिक्वेस्ट को एंटरटेन करने के लिए। सीक्वा कैपिटल ने $210 मिलियन FTX में इन्वेस्ट किए थे और आज अपनी इन्वेस्टमेंट को जीरो बता दिया है। FTX की इस हालत को देखते हुए क्रिप्टो की दुनिया में हाहाकार मच गया, लोगों के अंदर पैनिक फैल गया और बिकवाली का दौर शुरू हो गया। आलम ऐसा है कि 2 सालों बाद बिटकॉइन जो है $16,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है और जानकार कहते हैं कि शायद आने वाले दिनों में ये $10,000 के आसपास ट्रेड करेगा। बहुत सी करेंसीज के ऊपर प्रेशर है, बहुत से कॉइन्स के ऊपर प्रेशर है जो काफ़ी लो प्राइस पर ट्रेड कर रहे हैं। FTX का एक अपना कॉइन था FTT, जैसे ही बाइनेंस डील से पीछे हटा, FTT में उन्होंने बिकवाली शुरू कर दी और इसी से शुरू हुआ एक तरह से क्रिप्टो की दुनिया में वाइप आउट होने का दौर। और ये एक बहुत बड़ा क्रैश माना जा रहा है, जिस वजह से पैनिक है और इस दुनिया में हाहाकार है। जी शुक्रिया एकता इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। शुरुआत पड़ोसी पाकिस्तान से। पाकिस्तान में इमरान खान का लॉन्ग मार्च फिर से शुरू हो सकता है। इमरान खुद हालांकि इसमें शामिल नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि इमरान वीडियो लिंक के जरिए भाषण दे सकते हैं। इमरान के करीबी नेताओं का भी दावा है कि जल्द ही इमरान लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान में इमरान के प्रोटेस्ट को लेकर डर क्यों है? इमरान और शहबाज के बीच इस फाइनल मैच का नतीजा क्या होगा? क्या इस्लामाबाद में नया PM आएगा? इन सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में। चांद ग्रहण की वजह से लॉन्ग मार्च को पोस्टपोन किया गया था। आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान की मुकद्दर के जो फैसले हैं वो जंतरी के हिसाब से होते हैं। ये जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है, ये आपके लिए, पाकिस्तानियों के लिए। इस्लामाबाद पर कब्जे के लिए इमरान खान का मार्च शुरू हो गया है और इमरान अपने फाइनल सियासी मैच में शहबाज शरीफ को नॉकआउट करना चाहते हैं। इमरान का मार्च ठीक उसी जगह से शुरू हो चुका है जहां उन पर अटैक हुआ था और अब इमरान खान को इस्लामाबाद करीब दिख रहा है। इमरान खान शहबाज शरीफ को आउट करना चाहते हैं, इसलिए साम दाम दंड भेद यानी हर तरह के उपाय किए जा रहे हैं। एक तरफ इमरान पाकिस्तानी जनता को अपने साथ ला रहे हैं, तो दूसरी तरफ इमरान के करीबी मंत्री उनकी जान पर खतरे की बात बार बार उठा रहे हैं। स्पेशल ब्रांच ने जो पंजाब में जो रिपोर्ट दी है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान के ऊपर एक और कातलाना हमले की मनसूबाबंदी जो है वो हो सकती है और असैसिनेशन अटेम्प्ट का, कातलाना हमले का इम्कान जो है वो खान साहब के ऊपर और लीडरशिप के ऊपर इस वक्त बढ़ गया। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है मानो जान पर खतरा होने के बाद भी इमरान मार्च से पीछे नहीं हट रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान का मार्च शुरू होने का मतलब क्लियर है। हजारों लाखों सपोर्टर्स को लेकर इमरान इस्लामाबाद पहुंचेंगे, वहां की सड़कों पर जाम लगाएंगे, पाकिस्तान की पब्लिक का नुकसान होगा। कुल मिलाकर पाकिस्तान की राजधानी का पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा। इमरान के कहने का मतलब यह है कि जब विपक्षी नेता विरोध प्रदर्शन करें तो गलत है और जब इमरान खान खुद मार्च निकाले तो वो मुल्क के लिए जरूरी है।
पाकिस्तानियों के गुस्से की एक और वजह है इमरान के हमले पर फैला कंफ्यूजन। इमरान पर फायरिंग हुए 8 दिन बीत चुके हैं। FIR भी दर्ज हो चुकी है, पर अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया कि इमरान को कितनी गोलियां लगी थीं। स्क्रीन पे पहले बता दें कि ये चोटें 4 गोलियां मुझे लगी हैं, किधर लगी, उसके बाद फिर मैं बाकी आपसे बात करूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ 2, 1 और 2, और ये वही 2 आपको 1 और 2 सामने से नजर आ रहे हैं टुकड़े या गोलियां जो हैं। 2 गोलियां लगी हैं उन्हें, एक उनकी लोअर लेग में है, एक टांग में नीचे लगी है टिबिया के पास, और एक जो है वो उनके थाई में लगी। पैलेट्स लगे हुए बहुत सारे, तो ये कहना मुश्किल है कि वो 2 हैं या 3 हैं। कुल मिलाकर इमरान के लॉन्ग मार्च में भीड़ जुट रही है। पाकिस्तान में एक बार फिर दंगा फसाद की तैयारी हो चुकी है। इमरान के लीडर्स मिलकर फौज और शहबाज के खिलाफ जनता को उकसा रहे हैं। अब पब्लिक के गुस्से पर इमरान खान पेट्रोल छिड़कने वाले हैं, यानी पाकिस्तान में किसी भी वक्त आग भड़क सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में आज टीम इंडिया की 10 विकेट से इंग्लैंड के खिलाफ करारी हार हो गई। इससे टीम इंडिया के फैंस काफी निराश हैं। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 169 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने ओपनर बल्लेबाज बटलर और हेल्स की मदद से भारतीय गेंदबाजों की जोरदार पिटाई लगाई। बटलर ने 49 गेंदों में शानदार 80 रनों की नाबाद पारी खेली और इसमें 3 छक्के 4 चौके जड़े। वहीं दूसरे छोर पर हेल्स ने 47 गेंदों पर धमाकेदार 86 रनों की नॉट आउट पारी खेली। इसमें 7 छक्के और 4 चौके जड़े और इस तरह से 10 विकेट से भारतीय टीम की हार हुई। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। राय या सुझाव जरूर भेजिएगा। नमस्कार।